हेलो एंड वेलकम टू द जीएस क्लास। मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द जीएस क्लास। तो हम लोग कर रहे थे लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, इसको अभी स्टार्ट किए 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रिलेशन और अप्रोच में देख लिया है हम लोगों ने यूनिटरी अप्रोच। अब आज ये लेक्चर है, इसमें हम लोग जो थ्योरीज हैं, जो यूनिटरी अप्रोच के अंडर जो थ्योरीज आती हैं जिसको वो फॉलो करते हैं यूनिटरी अप्रोच। ठीक है, यूनिटरी अप्रोच को जो थ्योरीज फॉलो करती हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी जो निकल के आती है उसका नाम है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड नियो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो थ्योरीज का नाम एक साथ क्यों लिखा हुआ है, एक ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी है, एक नियो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी है। इसमें अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो इसको मतलब तो एक साथ ये क्यों लिखे हुए हैं? तो देखिए बात ये है कि दोनों थ्योरीज लगभग सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस है लास्ट में बता दूंगा, और बाकी जो थ्योरीज हैं दोनों की दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, बाद में थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर लिया गया था तो उसको एक साथ ही रख दिया गया है, वो इसी का पार्ट माना जाता है। ठीक है, देखिए मैं एक काम करूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं इंग्लिश में, मैं सिंपल आपको मीनिंग बताता चला जाऊं, क्योंकि नोट्स तो ऑलरेडी आपको मैं दे ही रहा हूँ पीडीएफ में। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं बनता है मैं एक बार इसको पढ़ूं फिर आपको मैं हिंदी में बताऊं। ठीक है, तो ट्रांसलेटर वाला काम हो जाएगा वो तो मैं सीधा सीधा आपको समझाते चलता हूँ। आप जो है जब नोट्स पढ़िएगा तो उससे अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, मतलब याद कर लीजिएगा, जो फैक्ट्स हैं वो आप याद कर लीजिएगा। मेन जो है मेरा काम है आपका कंसेप्ट क्लियर करना, जो आप एग्जाम में वहाँ पे क्वेश्चंस बना पाए। ठीक है, बाकी एक बार यहाँ पढ़ने के बाद जो नाम है वो जल्दी याद नहीं होते, मैं भी समझता हूँ, तो एक बार आपको जो है उसको देखना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि इसके की प्रोपोनेंट्स कौन थे। देखिए मायो हो गए, मैस्लो, मैकग्रेगर, हर्सबर्ग हो गए, और ये सब जो तीन चार हैं, ये सब के की प्रोपोनेंट्स थे। ठीक है, अब देखिए फ्रेम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये किसको फॉलो करती है थ्योरी? तो ये थ्योरी यूनिटरिस्ट को फॉलो करती है, पहले ही मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये जितनी भी मैं थ्योरीज बता रहा हूँ ये एक अप्रोच को फॉलो करती हुई चलेंगी। ठीक है, आप समझ लीजिए कि आखिर किस तरह से ये ग्राफ चलेगा, मैं जैसे जैसे आगे बताऊंगा। तो आप ये ना सोचिए कि ये अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ ये थ्योरी है या अप्रोच है, और अगर ये थ्योरी अप्रोच है क्या है ना, तो ये कंफ्यूजन बन जाता है कई बार कि ये क्या है, मैं ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग ये किसके अंडर आता है। तो ये एक अप्रोच ऊपर पढ़ाई थी मैंने, यूनिटरी अप्रोच, उसको फॉलो करते हुए कुछ थ्योरीज आएंगी, तो उसमें से एक थ्योरी ये है। ठीक है, किसने प्रोपाउंड किया था? तो मायो, मैस्लो, मैकग्रीगर, हर्सबर्ग, ये सब इसको जो है ये सब इसके प्रोपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब फ्रेम जो है इसका फ्रेम है यूनिटरिस्ट, क्योंकि उसके अंडर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, फोकस किस पे किया गया है? वर्कर्स सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स पे फोकस किया गया है। अब वर्कर्स सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स की जब बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? देखिए वर्कर्स सोशल नीड ये हो सकती है कि आखिर उसका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, उसका क्या कहते हैं, वो जहाँ पे रहता है उस जगह का जो कल्चर है वो कैसा है, इन सब चीज़ों की जब बात करता है तो वो आता है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। ठीक है, तो जो इसको जो ये थ्योरी को जो फॉलो करते हैं वो सब इन बातों को डिस्कस करके, इन बातों पे ध्यान देके जो भी इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरी बात साइकोलॉजिकल नीड्स देखता है कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, मतलब वो इंसान किस मेंटालिटी का है, क्या सोचता है कि उस किसके मतलब क्या ऐसे उसको किस तरह से डील किया जाए कि वो जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन करके दे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि मान लीजिए वो काम कर रहा है। ठीक है, वो एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आपने क्या किया, दिन में 2 टाइम आपने चाय भिजवा दी उसको कि जाओ जो है वर्कर्स को चाय भेज दो। ठीक है, तो एक उस पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, एक सेटिस्फैक्शन आएगा उसके अंदर, सेटिस्फैक्शन की बात भी आगे करेंगे, इसमें वो सब भी है। ठीक है, तो आप ये बात अभी फिलहाल समझिए कि एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगा उसके अंदर कि हाँ जो है इस कंपनी में हमको इज्जत मिलती है, हाँ हम भी कुछ हैं। अब तक तो यूनिटरी अप्रोच में इंक्लूड ही नहीं करते थे इसको, एक रिसोर्स मान, एक मतलब क्या कहते हैं, एक प्रोडक्शन की यूनिट मानते थे कि जैसे मशीन्स होती हैं वैसे ही लेबर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ह्यूमन रिलेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको साइकोलॉजिकल नीड्स और वर्कर्स सोशल जो बैकग्राउंड है उनका वो सब भी देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब ये थ्योरी जो काम करती है वो इस एक सिस्टमैटिक फ्रेम में काम करती है कि इस तरह से मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स को डील करे कि वो क्या करे, मैक्सिमम आउटपुट, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम आउटपुट निकाल के दे। तो उसके ये किसी और कंपोनेंट पे नहीं, उसके सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स पे ध्यान देते हैं कि आखिर वो नीड्स क्या हैं जिस पे हम ध्यान दें, है ना, सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स जिन पे हम ध्यान दें तो वो हमको मैक्सिमाइज करके आउटपुट दे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर वो पॉइंट्स क्या हैं। तो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करे कि उसकी जो सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं क्या, जैसे कि मैंने को बताया ऊपर कि भाई थोड़ी बहुत जैसे वर्किंग आवर्स आपने थोड़े फ्लेक्सिबल कर दिए, आपने कहा कि
ठीक है, ऐसा करो कि अगर तुम्हें मान लो 8 आवर्स काम करना है, तो तुम क्या करो, ठीक है, रात को रुक जाओ, तुम 4 घंटे सुबह काम कर लो, बाकी रात को काम कर लो। तो इस तरह की जो बातें हैं ये इस थ्योरी में होती हैं, ठीक है। दूसरी बात देखिए, अभी भी हम यूनिटरी पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है पावर शिफ्ट आपको वर्कर्स या टीयू की तरफ नहीं मिलेंगी, ठीक है। टीयू की तो हालांकि बात ही नहीं होगी इतनी ज़्यादा। चलिए, एम्प्लॉयज सीन एज डिफरेंट टू अदर प्रोडक्शन रिसोर्सेज। ठीक है, एम्प्लॉयज को जो है अलग प्रोडक्शन रिसोर्सेज से अलग देखना चाहिए, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन रिसोर्सेज और होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये उस तरह नहीं देखते एक एम्प्लॉय को, एक प्रोडक्शन की यूनिट की तरह नहीं देखते हैं, ठीक है। कि ये एक यूनिट है जो जो है उससे मतलब काम ले रहे हैं, हम लोग एक मशीन की तरह नहीं देखते हैं उतना, ठीक है। इस थ्योरी को जो फॉलो करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप उसको एक प्रोडक्शन रिसोर्स की तरह मत देखिए, उसको एम्प्लॉयज़ अलग चीज़ है, प्रोडक्शन रिसोर्स एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो आप इससे एक साइकोलॉजी समझ सकते हैं कि उस टाइम की जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या जो भी इकोनॉमी उस टाइम पे चल रही थी, तो उस तरह से, हालांकि कैपिटलिस्ट ही थी उस टाइम पे, तभी मार्क्सिस्ट अप्रोच आना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो उस तरह की जो साइकोलॉजी थी जो एम्प्लॉयर्स की, तो वो ये सोचते थे कि ये जो वर्कर्स हैं इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, ये इंसान है ही नहीं, ये तो मशीन है, ठीक है। तो इन लोगों ने बाकायदा वो चीज़ लिखी है कि ये एक प्रोडक्शन के लिए कोई यूनिट नहीं है कि आप इसको, इससे आप प्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, कोई मशीन नहीं है, इनको आप जो है अलग ट्रीट करिए उन सबसे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू टीम्स। तो एम्प्लॉयज़ को देखिए, मान लीजिए कि एक कोई, मान लीजिए 4 सेक्टर है, एक इंडस्ट्री में 4 सेक्टर है, एक प्रोडक्शन सेक्टर, 3 सेक्टर, मान लीजिए 4 ज़्यादा हो जाएंगे, एक प्रोडक्शन सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, एक कोई और सेक्टर हो गया, ठीक है। तो उन सब सेक्टर में मान लीजिए 3 लोग हैं। तो अब सारे, अगर ये सेक्टर अलग अलग नाम से ना होते, है ना, तो उनकी यूनिटी अलग होती, और अगर आपने जब उनको बांट दिया तो वर्कर्स ही आपस में बढ़ गए, है ना। जैसे इंडिया में हुआ था, मॉडर्न इंडिया, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो क्या हुआ था, हिंदूज मुस्लिम्स को अलग अलग बांट दिया गया था कि भाई आपके जो नीड है वो अलग है, उनकी नीड अलग है, आपका आपका रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है। तो ये सब बातें कर करके क्या किया था, अलग से आपके वो इलेक्ट्रोल वो अलग दे दिए जाएंगे, है ना, वोटिंग अलग से होगी आपकी। तो ये सब बातें जैसे करी गई थी, तो ये लोगों ने यही कंसेप्ट यहाँ लगा दिया कि जो है इनको आप बांट दीजिए अलग अलग उसमें, कि ये है, ये यूनिट प्रोडक्शन की है, ये यूनिट जो है वो सर्विस की है, ये यूनिट वहाँ की है, तो इस तरह से। तो यहाँ पे जब करेंगे तो यूनिटी नहीं आएगी एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। तो ये बात हो गई। एम्प्लॉयज़ इंक्लूडेड इन वर्ड एलोकेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इन्होंने थोड़ी सी अलग बात कही यहाँ पे कि ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करें, क्योंकि हम लोग यूनिटरी अप्रोच की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट, वर्कर मोरल मैक्सिमाइज, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव, न्यू ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज एंड इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन। ओके, देखिए अब इससे रिजल्ट क्या आएगा कि वर्कर्स का मोरल मैक्सिमाइज हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स, देखिए एक इंसान भले ही अगर वो बहुत ज़्यादा काम उसे करवा लीजिए, लेकिन अगर उसको रात को नींद अच्छी आ रही, वो मेंटली अगर फिट है, तो उसको बहुत ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये काम इसी पे करते हैं, ये काम करते हैं कि एक इंसान साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड रहे। अगर वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड रहेगा, खुश रहेगा कि हाँ हमें बहुत मानते हैं यार, भले ही काम कराते हैं लेकिन मानते हैं बहुत हैं, ये सब बातें अगर उसके माइंड में आ जाएंगी, तो वो ज़्यादा जो है कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। अब न्यू ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ने यही क्या किया था, उन्होंने कहा था ऐड इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन। इन्होंने क्या किया था, इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन थ्रू वर्कर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बाय हायरार्की ऑफ नीड्स। अब इसको आप समझ लीजिए कि उन्होंने इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन की बात करी थी, जो डिफरेंस मैं बोल रहा था शुरू में कि आखिर जो ये न्यू वाली जो थ्योरी, इसमें डिफरेंस क्या है। तो इन्होंने ये किया था कि आप एक इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन की बात करिए, आप देख लीजिए कि वो एक इंडिविजुअल इंसान जो है वो आखिर क्या चाह रहा है ना। उसको मान लीजिए अलग से आया है, आप क्या करिए, मान लीजिए वो मान रहा है कि हमको भैया काम है, हमको जाना है, आप जो है शाम को वर्क करा लीजिए, हमसे रात को करा लीजिए, ठीक है। तो उसको जो है अगर आप थोड़ी बहुत इस तरह की छूट दे देंगे, आप मॉनेटरी बेसिस पे छूट नहीं दे रहे हैं उतनी, तो अगर आप इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें कर देंगे उसके साथ, तो वो हमेशा खुश रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये थ्योरी हमारी जो हो गई है, ठीक है।
अब बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। देखिए ये थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा, तो हो सकता है आप लोग एक साथ बोर हो जाए, तो उसको आप आधा देख लीजिए फिर आधा देख लीजिए, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अक्सर होता है कि बीच में, जैसे लास्ट में आपने देखा था कि रॉबर्ट हॉक्सी का नाम पूछ लिया तो उन्होंने कि ये इनकी थ्योरी के बारे में बताइए, इन सब के बारे में बताइए। तो इस तरह से नाम जितने मैं इसमें बता रहा हूँ कि उनके भी नाम पूछ सकता है कि ये किस थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये। और दूसरी बात ये आप सोच रहे कि ये जो कंटेंट है ये कहाँ से आ रहा है, तो ये किसी एक बुक का कंटेंट है नहीं एक्चुअली, ये मल्टीपल सोर्सेस से उठाया हुआ है, ठीक है। उठाया हुआ है, कुछ ऐड किया हुआ है, तो इस तरह से ये पूरा बना हुआ है। और मुझे पता है क्वेश्चन किस तरह से आने हैं, तो उस तरह से इसको जो है फ्रेम कर दिया गया है। तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, इसमें इससे बाहर नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए अगर यूपीएससी पूछता है 22 लेवल पे, तो ये उससे 24 ही है, उससे कम नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर इजी आता है तो वो तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, आप 15 के 15 अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। इस ये जो थ्योरी है ये इसके की प्रोपोनेंट टेलर हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, या तो इसका फ्रेम पूछ सकता है कि साइंटिफिक थ्योरी जो है वो किस अप्रोच को फॉलो करती है। अब मेन ये किस पे काम करती है, जो इसका फ्रेम है वो ये है कि हम एक इस तरह से, मतलब आप समझ सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये मेन फोकस करते हैं कि टेक्निकल एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स में उसकी एफिशिएंसी अगर इंक्रीज कर दी जाएगी हमारी पर वर्कर की, तो वो हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज करके देगा, ठीक है। आउटपुट भी उससे फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो मैनेजमेंट को ये इस तरह से काम करने की बात करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट से कहते हैं कि आप इस तरह से अगर करेंगे तो आपको जो है मेन बात इसे प्रोडक्शन और प्रॉफिट की होती है यूनिटरी अप्रोच में, क्योंकि कुछ भी करना है तो उसको वो सब काम करेंगे जिससे उनका प्रॉफिट या प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, ठीक है। चलिए थ्योरी, अच्छा ये तो बोल चुका हूँ, ठीक है। अनचैलेंज्ड मैनेजमेंट पावर्स टू एलोकेट वर्क टास्क। ये कह रहे हैं कि कोई चैलेंज ना करे मैनेजमेंट को, ठीक है। मैनेजमेंट की पावर को, अगर किसी को टास्क एलोकेट करने हैं तो ये नहीं कि कोई, अगर मैनेजमेंट ने कुछ कहा कि आपको ये करना है तो कोई चैलेंज ना करे उसको कि नहीं आप मुझसे ये काम ना गई आप मुझसे, तो इस तरह से जो है इस तरह ही काम करता है। मैनेजर्स रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज इज रेशनल एंड ऑब्जेक्टिव। अब रेशनल एंड ऑब्जेक्टिव जो है, कुछ लोग हमेशा सोचते हैं कि रेशनल क्या है, ठीक है। रेशनल ऑब्जेक्टिव, जैसे अब पहले जब, जैसे मान लीजिए आपके फैमिली में आपके जो रिलेशन है वो सब्जेक्टिव है ना। कोई भी बात होती है, वो उसने गलत किया या सही किया, है ना। आपकी फैमिली में मान लीजिए आपके किसी कजन ब्रदर से या किसी से एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, ठीक है, किसी से एक्सीडेंट हो गया, मारपीट हो गई, तो आप किसका फेवर करेंगे? आप फेवर तो अपने कजन ब्रदर का करेंगे ना, क्योंकि उससे रिलेशनशिप आपकी सब्जेक्टिव है कि कुछ भी होगा आप उसके साथ खड़े हैं, है ना। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉय से जो रिलेशन होना चाहिए वो रेशनल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब अगर उसने गलत किया है तो आप उसको गलत कहेंगे, है ना। जैसा वो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कहते हैं ये। मैनेजर्स ट्रीट वर्कर्स इम्पर्सनली एंड कलेक्टिवली। आपको पर्सनली इतना ट्रीट नहीं करना है, आपको सीधा कलेक्टिवली ट्रीट करना है, एज अ होल, ठीक है। वर्क टास्क रिड्यूस टू बेसिक्स फॉर लो स्किल्ड लो पेड एम्प्लॉयज इन असेंबली लाइक प्रोडक्शन। जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको बेसिक टास्क दिए जाएं, ठीक है। लो पेड एम्प्लॉयज असेंबली लाइन प्रोडक्शन में जो है उनको लो पेड एम्प्लॉयज को रखा जाए, इस तरह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी ना। तो इसकी बात करते हैं। एम्प्लॉयज आर चूजन टू सूट्स द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। तो एम्प्लॉयज़ को आप इस तरह चूज़ करिए कि जिस तरह से वो टास्क जिस तरह के कर सकते हैं उस तरह के एम्प्लॉय को वहाँ पे चूज़ करा जाए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ गिवन ट्रेनिंग इन बेस्ट वर्क मेथड्स। और बेस्ट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए किसी भी काम के लिए उनको। अगर मान लीजिए कोई नई मशीन आई है तो उसको एफिशिएंटली कैसे यूज़ कराया जाए, तो उसकी बेस्ट ट्रेनिंग हर एक एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए, ठीक है। मेन बात वही है, प्रोडक्शन तभी तो इंक्रीज होगी। एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड बाय इंसेंटिव पेमेंट स्कीम्स। थोड़ा बहुत इंसेंटिव पेमेंट स्कीम्स स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो उसकी बात ये थ्योरी जो है करती है। अब चलिए इस थ्योरी की बात हो गई, नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है लेबर मार्केट थ्योरी, ठीक है। अब इसके की प्रोपोनेंट कौन थे? फ्रीडमैन एंड फ्रीडमैन। देखिए वो मैं सोच रहा था कि मैं मार्कर यूज़ करूँ इस पे, लेकिन मार्कर यूज़ करने पे ये है ना कि थोड़ी सी स्क्रीन छोटी और हो जाती है, तो थोड़ा सही नहीं लगता। और दूसरी बात वाला पैड है नहीं मेरे पास अभी फ़िलहाल, ठीक है, आगे देखा जाएगा, उसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब फ्रेडमैन एंड फ्रेडमैन ने जो इसकी लेबर मार्केट थ्योरी है वो की प्रोपोनेंट कौन है? फ्रेडमैन एंड फ्रेडमैन, ठीक है। फ्रेम वही है, यूनिटरिस्ट है ना। मेन फोकस करते हैं कि सेटलमेंट, वेजेस का सेटलमेंट कैसे हुआ, एम्प्लॉयमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क पे, कि काम जो है किस तरह से बांटा जाए। इंडस्ट्रियल रिलेशन को जो है उसका रेफरेंस जो है वो दिखता है इसमें, ठीक है। थ्योरी, पीपल आर रेशनल इकोनॉमिक मैक्सिमाइजर्स।
तो ये कहते हैं कि जो लेबर है इस मतलब लेबर या लोग जो हैं, ये कहते हैं कि लोग जो हैं वो रेशनल इकोनॉमिक मैक्सिमाइजर्स होते हैं, कि वो जानते हैं कि उनको किस तरह से जो है अपना जो प्रॉफिट है या अपना जो पैसा है उसको कैसे मैक्सिमाइज करना है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होते हैं जो लेबर होते हैं। आप ये समझिए, इस तरह समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप गए किसी, मान लीजिए आपको अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराना है या आपको कोई काम कराना है, आप वहाँ चले गए। तो आप वहाँ जाके क्या करेंगे, आप लेबर्स के पास जाएंगे, कहेंगे कि हाँ जो है हमको ये काम चाहिए, तो लेबर सब घेर लेते हैं। कभी अगर आपने कभी घर का कंस्ट्रक्शन कराया होगा तो आप गए होंगे, तो लेबर्स लोग सब घेर लेते हैं आपस में ऐसे कि हाँ क्या काम कराना है, क्या काम कराना है, बताओ कहाँ चलना है। ठीक है, तो वो सब आपस में ही compete करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये यही बात ये कह रहे हैं कि उनको पता है अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करना है, अपना पैसा कैसे निकालना है, और परफेक्टली इसीलिए परफेक्टली कॉम्पिटेटिव होते हैं वो लोग आपस में ही कि ठीक है मैं इतने में ही कर दूंगा, मैं इतने में ही कर दूंगा, मुझे ले चलो। ठीक है, तो ये बिल्कुल फिट बैठता है एग्जाम्पल, अगर आप उससे कंपेयर करें तो यही बात यहाँ पे लेबर मार्केट थ्योरी में कह रहे हैं। और यही चीज़ जो है, यही फिनोमिना जो है, इसी के थ्रू हम या कोई भी इंसान जो है मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो निकाल सकता है किसी भी उसके अंदर। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें लेबर मार्केट थ्योरी में क्या पढ़ लिया, सेटलमेंट ऑफ वेजेस की वेजेस एक बार आप फिक्स कर दीजिए कि वेजेस आपको इतने मिलेंगे इस काम के लिए, काम फिक्स कर दीजिए। तो ये जो बातें हैं ये लेबर मार्केट थ्योरी जो है करती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बात कर ली है। अब जितनी भी थ्योरीज ये जितनी अभी तक पढ़ाई हैं, ये सारी थ्योरीज थी यूनिटरी अप्रोच की। अब यूनिटरी अप्रोच देख लेते हैं हम लोग एक बार, कि बता देते हैं ओवरऑल, एक बार ओवरव्यू दे देते हैं कि आखिर उसमें था क्या। उसमें क्या था, ट्रिब्यूनल्स को पसंद नहीं करते थे, सिंपल एक सोर्स मानते थे जो अथॉरिटी का है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर उनको पसंद नहीं था। ठीक है, ट्रेड यूनियन को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तो ये सब बातें जो हैं वो यूनिटरी अप्रोच की हैं, और उसको ही ये जो तीन चार थ्योरीज बताई ये फॉलो करती हैं। ठीक है, अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच, गिरीज अप्रोच। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, सबको ही पता होगा कि कितना ज़्यादा मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए सिंपल सिंपल मैं इसका आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि आखिर इनकी जो अप्रोच थी वो थी क्या। पहली बात तो ये लेबर मिनिस्टर थे, है ना। उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए। तो इनकी ये अप्रोच थी कि किसी भी अगर इंडस्ट्री में कोई इशू आता है तो हम उसको थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं उसको एड्रेस कर लें, है ना। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू अगर हम एड्रेस कर लेंगे तो हमको किसी बाहर के किसी भी इंसान को उसमें इन्वॉल्व कराना नहीं पड़ेगा, है ना। आप सपोज ये सोचिए कि एक इंडस्ट्री है, आप मान लीजिए आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में दो लोगों में लड़ाई हो गई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी बाहर को अगर बाहरी आके सेटलमेंट करा भी देता है तो कल को आप लोग तो एक हो गए, लेकिन आप दोनों फिर मिलके उससे जरूर नफरत करने लगेंगे। ठीक है, तो ये बातें हो जाती हैं। तो यही बात ये कहना चाह रहे थे कि अगर एक इंडस्ट्री के अंदर बैठ के दो लोग ही सेटलमेंट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। इन्होंने आगे कहा है कि अगर एक इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको अगर सही कर लेते हैं मिलके तो वो एक टॉनिक है एक इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, और अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल कंपल्शन आता है तो वो कंपल्शन जो होता है वो एक कड़वी मेडिसिन हो जाती है। ठीक है, चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी लेकिन वो एक बिटर मेडिसिन का काम करती है। ठीक है, there should be bipartite machinery in every industry and every unit of the industry to settle differences from time to time with active encouragement of government, but outside interference should not encourage द इंडस्ट्रियल पीस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि देखिए जो भी बातें, सिंपल आपको बताता हूँ, जो भी बातें हैं वो बायपार्टाइट मशीनरी के थ्रू होनी चाहिए, मतलब मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन या जो भी है एम्प्लॉयज हैं उनको मिलके वो बातें सेटल कर लेनी चाहिए। जो बाहर के इंटरफेरेंस जो है उस उनका मतलब बाहर का आउटसाइड इंटरफेरेंस जो है उसको जो है ज़्यादा इंटरनल पीस के लिए वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये बात ये जो है ग्री अप्रोच में इन्होंने बोली है। आगे ये बोलते हैं कि अगर एक इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन रखना है तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग मशीनरी के थ्रू ही हो सकता है। अगर बाहर की चीज़ें आएंगी तो वो बहुत ज़्यादा जो है सेल्फ रिलायंट जो अगर आप रहेंगे तो ही ठीक है, बाहर की चीज़ें का असिस्टेंस अगर आप ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब इनका इस जब इन्होंने ये बातें कही तो इन्होंने इनका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ। इन बहुत लोगों ने देखिए जितने भी एम्प्लॉयर थे उन्होंने तो कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कहते ही नहीं है कि किसी यूनिटरी अप्रोच वाले जो थे वो तो कहने लगे हाँ हम भी तो यही कहते हैं कि किसी बाहर के इंसान को क्यों बुला रहे हो घर के अंदर, और अपने तो लेबर मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, किसी भी बाहरी को क्यों आना चाहिए फैमिली के अंदर। वो लोग कहते थे ना कि फैमिली है हमारी। तो इस तरह से तो लेकिन जब ट्रेड यूनियन थी और जो बाकी के लोग थे उन लोगों ने जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच वालों ने तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। ठीक है, तो ये सब लोग जो है जो रिकॉग्नाइज करते थे अच्छे से ट्रेड यूनियन का वर्क, समझते थे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक इंडस्ट्री के अंदर, तो उन लोगों ने इन चीज़ों को बहुत क्रिटिसाइज किया, कहा कि आप ट्रेड यूनियन को वीक कर रहे हैं,
और इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स जो है उसमें फिर मतलब आप नहीं होने देंगे। मान लीजिए अगर लेजिटिमेट अगर उनकी डिमांड्स भी हैं तो आप उसको भी इस तरह से तो जो है एड्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये अप्रोच हो गई। नेक्स्ट अप्रोच अब हम लोग करते हैं द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। अब इसको आप कंफ्यूज ना करिएगा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के साथ, ठीक है। ये ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है, ये एक नई अप्रोच है, ठीक है। वो यूनिटरी के अंदर एक थ्योरी थी, ठीक है। तो ये नई अप्रोच है। तो इस अप्रोच के अंदर ये लोग कहते हैं कि वही जो बात वहाँ पे थोड़ा बहुत ही इंट्रोडक्शन उन्होंने थ्योरी में दिया था। बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट होके इन्होंने नहीं कहा था कि बिल्कुल ही जो है हम मशीन्स नहीं मानते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत बातें ये होती हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वो एक रिसोर्स हैं और वो एक लिविंग ह्यूमन बींग है, वो मशीन नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ये बात मेन एम्फेसिस इनका इसी पे था। आगे कहते हैं कि इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, ठीक है, ऑफ थॉट, ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ मूवमेंट एंड ऑफ कंट्रोल ओवर देयर टाइमिंग्स, ठीक है। तो इन सब बातों की इन सब बातों की ये जिक्र करते हैं कि देखिए बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन, और मतलब अपने टाइमिंग्स वो फिक्स कर सकें कि हाँ मैं इस टाइम जो है सही रहेगा मेरा, मैं इस टाइम आ सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए उनको जो है छूट दी जाती है इन सब में, ठीक है। आगे ये कहते हैं कि देखिए जो भी दो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच की जो रिलेशनशिप है वो एक रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग के बीच बीच, ठीक है। वो कहते हैं कि वो हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर तो जैसी है वो इंडस्ट्री के बाहर भी वो चीज़ काम करेगी। तो ये कहते हैं कि वो जो दोनों के बीच की वो एक मशीन और उसको चलाने वाले के बीच में वो जो है या मैनेजमेंट के बीच में वो नहीं है रिलेशनशिप, वो दो एक इंसान के बीच रिलेशनशिप है जो दोनों जिंदा है, ठीक है। ये बात ही कहते हैं। मेन प्रोपोनेंट जो इस थ्योरी के थे वो थे कीथ डेविस, ठीक है। तो आप आगे सोच रहे होंगे कि ठीक है चलिए, आपने ये सब बातें बता दी, लेकिन गोल क्या था, इस थ्योरी का गोल क्या था। तो इनका गोल ये था कि एक साथ मिलके सब वर्कर जो है काम करें, और क्या हो म्यूचुअल इंटरेस्ट जो एक दूसरे का है उसको कवर कर लिया जाए, ठीक है। म्यूचुअल इंटरेस्ट अब दोनों के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, है ना। तो उन दोनों को कवर करते हुए जो है हम अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं तो उसी की ये बात करते हैं कि एक एफिशिएंट प्रोडक्शन होगी अगर एक दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट अगर मीट कर जाएंगे तो एक एफिशिएंट प्रोडक्शन हो सकती है। आगे ये कहते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो एक ह्यूमन बीइंग होता है, क्योंकि वही तो चला रहा है पूरी इंडस्ट्री को, है ना। कोई मशीन थोड़ी चला रही है, बाकी चीज़ें तो मशीन, मटेरियल एंड मनी जो है वो तो मैन मैन जो होता है वो जो है उसकी, अब ये मत कहिएगा कि फेमिनिस्ट वाला है ना वो काम मत करिएगा। तो मैन से वो जो 4M पढ़ा है वो वाला मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैन वाला जो है जो फैक्टर है वो मेन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक उसमें, मतलब हालांकि इंपॉर्टेंट सब है लेकिन जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है वो है मैन वाला, फिर मशीन, फिर मटेरियल एंड मनी, ठीक है। तो ये बाकी के तीन जो है वो सेकेंडरी हैं 4M में से, लेकिन मेन जो M है वो ये है कि मैन वाला, ठीक है। तो उससे ह्यूमन बीइंग ये बोलते हैं कि उस मेन जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो वो है ह्यूमन बीइंग। चलिए, टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज एंड दे, ये क्या लिख रहे हैं, अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज दे ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखा नहीं। तो वो कह रहे हैं कि आप अगर अपने एम्प्लॉयज की अगर केयर करेंगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की केयर करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि अगर वही उसको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, लेकिन उसको आप इससे रिलेट मत करिएगा। अगर वो कहते हैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन तो वो उसी थ्योरी का पार्ट है, वो इस थ्योरी का पार्ट नहीं है। बस एक समझने के लिए कि हाँ अगर ऐसा होगा तो एक इंसान थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहता है, तो ये बात। लेकिन हाँ ये जो कोट है ये इससे रिलेटेड है इस थ्योरी से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब एक एम्प्लॉय जो है वो हैंडसम पैकेज नहीं पाता है सैलरी का, ठीक है, या उस पर वर्कलोड ज़्यादा दे दिया गया। तो उस जगह पे क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा फिर टेंशन में आ जाएगा, इंडस्ट्रियल पीस स्पॉइल हो जाएगा। मान लीजिए आपने जो है आपके ऊपर ज़्यादा काम दे दिया गया, तो आप क्या करोगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, है ना। तो वो वहाँ पे जो होता है इंडस्ट्रियल पीस जो है एक तरह का वहाँ पे खराब होने लगता है। आगे ये बात करते हैं कि टेंशन अमंग एम्प्लॉयज अफेक्ट्स देयर वर्क कल्चर एंड आउटपुट विच ग्रेजुअली अफेक्ट द एंटायर इंडस्ट्री एंड अल्टीमेटली इट मे लीड टू स्पॉइलेज ऑफ वर्क कल्चर एंड नेशनल लेवल। जैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कैसे एक लेबर की प्रॉब्लम्स पूरी की पूरी जीडीपी को खराब कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर आपके लेबर्स खुश नहीं हैं तो वो क्या करेंगे, आपकी प्रोडक्शन कम कर देंगे, वो बहुत स्लो प्रोडक्शन करेंगे, वो बैठे रहेंगे, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे कि कई तरह की स्ट्राइक होती है, तो एक स्ट्राइक ये भी होती है कि जिसमें प्रोडक्शन कम कर देते हैं, वो लोग स्लो कर देते हैं, स्लो स्लो काम करते हैं।
तो ये सब काम अगर करना शुरू कर देंगे तो अगर हर इंडस्ट्री तक ये चीज़ें पहुंच गई तो क्या होगा, एक पूरी की पूरी जीडीपी पे जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है इसको ये एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आगे ये कहते हैं कि मैनेजमेंट, इसीलिए जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए कि उसको पहले ही जो है एक्सपर्ट सर्विसेज बिहेवियरल साइंटिस्ट की बात करते हैं कि एक बिहेवियरल साइंटिस्ट जो है उनको आप जो है भले हायर कर लीजिए, लेकिन इन सब चीज़ों को पहले ही आपको जो है बिहेवियर देख के आपको इनको पहले ही एड्रेस कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे बोलते हैं किसी भी डिस्प्यूट को अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ेगा, जो कि किसी भी इंडस्ट्रियल पीस का जो है प्रीरिक्विजिट है, ठीक है। क्योंकि जैसा बिहेवियर होगा उसी के हिसाब से इंडस्ट्रियल पीस आएगा। तो जो है दोनों समझ लीजिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा बिहेवियर होगा, ह्यूमन बिहेवियर होगा, वैसे ही वहाँ का इंडस्ट्रियल पीस होगा। मैनेजमेंट मस्ट लर्न एंड नो द basic needs of the man and should always try to win the people because these are the employees who can run the business. They can make you or can break you, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एक किसी भी एम्प्लॉय है तो उसकी बेसिक नीड्स को अगर आप समझते हुए काम कराते हैं तो जो है वो खुश रहेगा और आपके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेगा। क्योंकि एम्प्लॉयज हु कैन रन और रन द बिजनेस, ठीक है। एक एक रन है और एक रुइन, रुइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो या तो उसको खराब कर तो चला देगा या तो बर्बाद कर देगा बिजनेस को, ठीक है। तो वो आपको बना भी सकता है, वो आपको बिगाड़ भी सकता है, इस तरह कहते हैं, ठीक है। दे कैन मेक यू और कैन ब्रेक यू, ठीक है। देर देर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब ह्यूमन नीड्स की बात करते हैं, क्या कि ह्यूमन नीड्स की जो बात कर रहे हैं वो कितने तरीके की होती हैं। अब जैसा कि आपने पढ़ा है इकोनॉमिक नीड्स, तो इकोनॉमिक नीड्स से आप समझ रहे होंगे कि क्या है। फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, है ना। ये सब चीज़ें जो हैं ये सब इकोनॉमिक नीड्स में आते हैं। दीज नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड बाय इंक्रीजिंग हिज वेजेस। तो अगर हम वेज इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी इकोनॉमिक नीड्स जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी। उनमें यही सब आता है कि भाई एक थोड़ा सा खाने पीने को मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान की बात जो होती है वो इसमें होती है, ठीक है, इकोनॉमिक नीड्स में। अब साइकोलॉजिकल नीड्स की देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर साइकोलॉजिकल नीड्स फिर क्या होती हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में ये है कि मान लीजिए आपको कहीं पे काम कराया जा रहा है जहाँ पे हमेशा ही भूकंप आने का डर है कि कभी भी भूकंप आ सकता है वहाँ पे। तो क्या आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाइड रहेंगी वहाँ पे? आप अपना फुल 100% दे पाएंगे? आपको एक मशीन में काम करा दिया गया जहाँ पे आपको पता है कि इसमें कभी भी करंट आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स कहाँ कंप्लीट हो रही हैं? आप सोचेंगे यार काम कर रहे हैं, पता नहीं कब करंट लग जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहीं भी ऐसी जगह अगर आपको काम कराया जा रहा है तो या तो वहाँ पे उसको कैसे कंप्लीट, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसीज दे दी गई आपको, है ना। तो इन सब चीज़ों से, या मशीन मान लीजिए करंट आ रहा है तो उसको तुरंत रिजॉल्व कर दिया जाए कि दोबारा वहाँ पे करंट ना आए। तो अगर साइकोलॉजिकल नीड्स इस तरह से फुलफिल की जा सकती हैं। आगे ये कहते हैं कि एक जो अगर इंडस्ट्रियल पीस आता है तो वो सिंपल उसके बिहेवियर से आता है ना। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशन से आता है कि उसका रिलेशन कैसा है एम्प्लॉयर्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ या वर्कर टू वर्कर, वर्कर टू एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स, तो वो रिलेशन पे ही डिपेंड करता है पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल पीस। अब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है ये ऑरिजिन इसका कहाँ से हुआ? तो एक एक्सपेरिमेंट किया था, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एंड द रिसर्च ऑफ एल्टन मायो। तो इन दोनों के बेसिस पे उसका ऑरिजिन जो है इन्हीं दो चीज़ों से आया है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें इन्होंने पाया कि जो भी इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो या तो इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन से आ रहे हैं कि आपका कम्युनिकेशन नहीं है सही, ठीक है, एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरपर्सनल फैक्टर्स लाइक पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, इरेशनल बिहेवियर एंड इनफॉर्मल सोशल क्लाइमेट शुड बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड वर्कर्स विद आउटलेट्स फॉर देयर इमोशन एंड सेंटिमेंट्स। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, जैसे अब इसको मैं अगर आपको समझाऊं कि एक इंसान महाराष्ट्र से अगर बिहार गया है तो वो अलग लैंग्वेज बोलेगा, और जैसे मैंने आपको पिछली बार ये एग्जांपल दिया था, तो उसके उससे क्या होगा कि उस दोनों में पर्सनालिटी डिफरेंस होगा, दोनों का बिहेवियरल चेंज होगा। तो इन सब चीज़ों पे जब ये सब चीज़ें जब होती तो इंसान समझ नहीं पाता है वो क्या कह रहा है। अब मान लीजिए एक साउथ इंडियन है, वो जाके उसको नॉर्थ इंडिया में काम मिल जाए और उसको मान लीजिए हिंदी नहीं आती है तो वो कैसे बोलेगा? वो इंग्लिश बोलेगा। यहाँ पे तो इंग्लिश मोस्टली मतलब बोल लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी रूरल एरिया में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, और वहाँ पे अगर उसको बैठा दिया जाए तो वहाँ पे वो कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे हो सकता है गड़बड़ कर दे वो, ठीक है। तो आगे ये एम्फेसाइज इसी पे करते हैं कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो दोनों पार्टीज को जो है हेल्प कर सकता है, ठीक है। डेवलप एक्यूरेट परसेप्शन एंड अंडरस्टैंड ईच अदर सोशल सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। तो अगर एक कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वो समझ पाएगा कि हाँ ये क्या चाहता है,
और इसको हमें किस तरह से ट्रीट कर लेना चाहिए ताकि आगे कोई फर्दर इश्यूज ना आए। अब कीट डेविस जो है ये कहते हैं कि द इंटीग्रेशन जो ह्यूमन रिलेशन है वो है द इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू अ वर्क सिचुएशन दैट मोटिवेट्स देम टू वर्क टुगेदर प्रोडक्टिविटी कोऑपरेटिवली एंड इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन। सोशल सेटिस्फैक्शन ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो वो कहते हैं कि एक जो इंडस्ट्रियल ह्यूमन रिलेशन है वो एक ऐसी वो ये है कि ऐसे एक वर्क सिचुएशन क्रिएट करी जाए जो दोनों को साथ में काम करने के लिए मोटिवेट करती रहे। कई बार होता है कि एक अगर रूम का पेंट बहुत अच्छा है और वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, एसी चल रही बढ़िया, गर्मी नहीं लग रही, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, बढ़िया सी चेयर है, तो वहाँ पे काम करने का मज़ा कुछ और है ना। तो ये सब चीज़ें भी एक इफेक्ट करती हैं। तो एक ऐसी वर्क सिचुएशन को क्रिएट करना जो एक इंसान को साथ में काम करने के लिए मोटिवेट करती रहे, तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कहीं भी। तो इससे सब कुछ प्रोडक्शन प्रोडक्शन सब इंक्रीज हो जाएगा, है ना। बाकी तो फैक्टर्स काम करते ही हैं, ऊपर और फैक्टर्स तो बताए हैं, ठीक है। अब एक ह्यूमन रिलेशन जो ये अप्रोच पढ़ रहे हैं इसका गोल क्या है? टू गेट पीपल टू प्रोड्यूस, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। टू कोऑपरेट थ्रू म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, अपना कॉपरेशन कर रहे हैं अगर, जो दोनों के म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो है कॉपरेशन एक दूसरे का। टू गेन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द रिलेशनशिप से सेटिस्फैक्शन गेन करना, ठीक है। तो ये सब बातें जो हैं ये सब इनके इस अप्रोच के गोल हैं। द ह्यूमन रिलेशंस स्कूल फाउंडेड बाय एल्टन मायर, जैसे कि ऊपर बताया था, है ना, एंड लेटर प्रोपगेटेड बाय रोथेसबर्ग, ठीक है, बर्गर जो भी है, ठीक है। थोड़ा सा पार्डन मी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट और नॉट ग्रेट, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिएगा, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा, मतलब जो फॉरेन नेम्स होते हैं हमेशा ही दिक्कत करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हॉमेस ऑफर अ कोहेरेंट व्यू ऑफ द नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड हार्मनी। तो ये ऊपर जो भी राइटर्स के नाम पढ़े, तो ये सब क्या करते हैं, ये एक कोहेरेंट व्यू प्रोवाइड करते हैं कि आखिर नेचर क्या है एक इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट का, और हार्मनी, ठीक है। वहाँ पे हार्मनी के फैक्टर्स भी जैसे कि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फैक्टर्स, हार्मनी के फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे जो है हार्मनी जो है बनाई जा सकती है वहाँ पे। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच हाईलाइट सर्टेन पॉलिसीज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। इसकी बात भी हम लोग कर चुके हैं ऊपर कि आखिर वो क्या टेक्निक है जिससे इम्प्रूव कर सकते हैं मोरल एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। It encourages the small work group to exercise considerable control over its environment and in the process helps to remove a major irritant in labor management relations। तो ये एक स्मॉल वर्क ग्रुप को भी इनक्रेज करता है कि उस पर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंट्रोल जो है रख सकता है, कहीं की टाइमिंग पे कोई चेंज है, ये सब बातें जो है उसके फेवर में जाती हैं, ठीक है। बट देयर वाज रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सेसिव क्लेम्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट इन द 60s। बट देखिए जब 16 जब इसकी इस अप्रोच को जब बहुत इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तो इसकी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आए कि दो तरह के रिएक्शन आते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हुई थी, ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है मतलब बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत लोगों ने अपोज भी किया, क्योंकि ये इस थ्योरी का अगर आप देखेंगे तो इसका नेचर जो है मिला जुला है। वर्कर्स को भी थोड़ा सा जो है कर दिया सपोर्ट, ठीक है, थोड़ा सा एम्प्लॉयर्स के बारे में बोल दिया, लेकिन मोस्टली जो है एम्प्लॉयर्स के फेवर में जाता है ये, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी इन्होंने इसमें पूरी थ्योरी हम लोगों ने देख ली, लेकिन इन्होंने अभी तक यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात नहीं करी है खुल के, ना ही यहाँ पे किसी भी ट्रेड यूनियन की बात करी है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है कि ट्रेड यूनियन जो है क्या इस थ्योरी में ट्रेड यूनियन की 4 ऑप्शन दे देगा, बताएगा इन सब की बात जो है किस उसमें दी गई है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में जो ऑप्शन होंगे उसमें उसकी बात जो है इस थ्योरी में की गई होगी, और चौथी जो होगी कलेक्टिव बार्गेनिंग या ट्रेड यूनियन, उसकी बात नहीं की गई होगी। तो आपको वो छाट के जो है उसमें टिक लगाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगा था लेक्चर और लंबा होने वाला है, लेकिन चलिए बहुत जल्दी हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में उतना नहीं बताया जितना कि आपके काम ही ना आए, ठीक है। तो आप जितना बोर भी ना हो उतना मैंने बताया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करते रहिए। देखिए जब मैं आगे ऐसे आप लाइक वाइक करेंगे, कमेंट वमेंट करेंगे तो बहुत, हालांकि कमेंट वमेंट आते रहते हैं तो एनकरेज हो जाऊंगा मैं, तो अच्छा और कंटेंट जो है और अच्छी डिलीवरी होगी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।